Hello students, welcome to class 9th and today we will start our new chapter of history. The name of the chapter is फ्रांसीसी क्रांति. इस चैप्टर के अंदर हम फ्रांस में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी उसके विषय में हम पढ़ेंगे. तो चलिए बच्चों इसे शुरू करते हैं. तो चलिए बच्चों आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फ्रांसीसी क्रांति और इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मतलब पूरे विश्व के अंदर जो समाज की स्थापना हुई थी यानी कि समाज के अंदर जो परिवर्तन आए थे उसके विषय में हम पढ़ेंगे. यानी फ्रांसीसी क्रांति का विश्व के समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था और किस तरह से जो है समाज में जो परिवर्तन आए थे उसके विषय में हम देखते हैं कौन कौन से परिवर्तन आए थे. तो देखिए सन 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई थी. आपको पता है वो क्रांति फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानी जाती है जिसने विश्व के लगभग सभी देशों के सामाजिक क्षेत्र की दिशा ही बदल दी. यानी कि विश्व के अंदर बहुत सारे देश हैं और देश आपको पता है समाज से मिलकर के देश बना हुआ है. तो सामाजिक क्षेत्र के अंदर बहुत सारे जो है बदलाव आए थे. किस तरह के बदलाव? देखिए जिस तरह से आज हम जो है स्वतंत्रता समानता की जो और अपने अधिकारों की जो हम बात करते हैं पहले का जो समय था वो ऐसा नहीं था. ये जो परिवर्तन आया है यानी मनुष्य ने जब अपने अधिकारों के विषय में सोचना शुरू किया है उसने उम्मीद की है कि मनुष्य को भी जो है प्रत्येक मानव को जो है स्वतंत्रता समानता का अधिकार मिल सकता है. सभी को जो है स्वतंत्र जीने का अधिकार होना चाहिए. मतलब इस तरह की जो सोच का आगमन हुआ था वो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही हुआ था. तो देखिए इस क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है. यानी कि जो समाज के अंदर परिवर्तन लाने वाली जो क्रांति थी वो फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानी जाती है. इस क्रांति को विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन यानी कि जो आमूल परिवर्तन का सूत्रपात यानी कि सबसे पहले जो है यानी इसको जन्मदात्री कहेंगे कि समाज के अंदर जो परिवर्तन लाने की जो क्रांति थी इसकी शुरुआत जो थी फ्रांसीसी क्रांति से ही हुई थी. और धीरे धीरे जो है विभिन्न देशों में लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगे और वहाँ भी छोटी मोटी जो है आंदोलन और क्रांतियाँ होने लगी. यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से जो है विश्व के बहुत सारे जो देश हैं वो इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्हें भी लगा कि जो समाज है समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता समानता का अधिकार होना चाहिए. उसके पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए, जीवन के अधिकार होने चाहिए, जीवन को जीने के अधिकार होने चाहिए, उसका भी जो है सम्मान होना चाहिए. ठीक है, आने जाने की आज़ादी होनी चाहिए, जीवन यापन करने की आज़ादी होनी चाहिए. तो इस तरह के जो विचारों को जन्म देने वाली क्रांति जो थी फ्रांसीसी क्रांति थी. और इस क्रांति से प्रभावित होकर के विश्व के बहुत सारे देशों में जहाँ पर बड़े लेवल की जो क्रांतियाँ नहीं हो पाई वहाँ पर छोटे छोटे आंदोलन और जो है छोटी छोटी क्रांतियाँ अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए होने लगी. तो देखिए बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है निरंकुश राजशाही. तो ये देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बेटा देखिए फ्रांस की जो क्रांति को जन्म देने वाली जो सबसे बड़ी जो मेन कारण था वो यही था निरंकुश राजशाही. तो देखिए निरंकुश राजशाही का मतलब होता है क्या? सबसे पहले देखिए यानी कि मतलब ऐसा शासक जो बिल्कुल निरंकुश हो यानी कि जो अपने नियम कानूनों को लोगों पर थोपे यानी उस पर अंकुश लगाने वाला कोई भी व्यक्ति कि यानी किसी भी व्यक्ति में इतनी ताकत ना हो कि उसके बनाए गए नियम कानूनों का उल्लंघन कर सके. तो ऐसी निरंकुश राजशाही होती है. यानी कि डेफिनेशन देखिए ऐसा शासन जहाँ राजा ही सर्वोसर्वा होता है यानी कि सब कुछ राजा ही होता है. राजा के द्वारा बनाए गए नियम कानून जो होते हैं वो फुल एंड फाइनल होते हैं और किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी देश के नागरिक के अंदर ऐसी मतलब हिम्मत नहीं होती कि उसके बनाए नियम कानूनों को वो फॉलो नहीं करे. ठीक है ना. और वहाँ के नागरिकों का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता. यानी कि
मतलब आपको मैंने पहले बता दिया कि जो राजा होता है वही सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर वही होता है, और वहाँ के आम नागरिकों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं जो है मिला होता है, और अधिकार मांगने वालों पर दमन चक्र चलाया जाता है। इससे निरंकुश राजशाही या शासन कहते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति हिम्मत करके यदि कोई देश का नागरिक या कोई सभा या कोई समिति या कोई संघ हिम्मत करके अपने अधिकारों की बात भी करता है तो निरंकुश राजशाही में क्या होता है, उसका दमन कर दिया जाता है, यानी उसको चुप करवा दिया जाता है, उसको डराया धमकाया जाता है, ठीक है ना, या उसको जैसे पनिश किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह के जो शासन को निरंकुश राजशाही या शासन कहते हैं। तो देखिए इसी तरह की जो निरंकुश राजशाही थी वो बुर्बो वंश, जो बुर्बो राजवंश है उसकी देन मानी जाती है। यानी कि सन 1774 में जब फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था, और उस समय जो है वहाँ का जो शासक था वो लुईस 16 उसका नाम था, वो जो था वो फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। यानी कि उसी समय जो है उसका राज्याभिषेक हुआ था, और जो है उस समय उसने क्या पाया कि उसका जो राजकोष है वो खाली था। अब देखिए राजकोष जो है एक राजा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बेटे। क्यों? क्योंकि जो सारे प्रशासन की जो देख रेख है उसी से संभव हो पाती है। इसके बाद देखिए बच्चों, राजकोष मैं आपको बता रही थी कि राजकोष उसे खाली प्राप्त हुआ था। अब देखिए जो राजकोष से प्रशासन का क्या तालमेल होता है। देखिए जो पूरे प्रशासन की देख रेख, यानी कि जैसे सेना का रख रखाव करना, महल का जो है देख रेख करनी, महल का जो रख रखाव करना। आपको पता है राजाओं के जो है शौक़ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना, उनको जो है अपने शौक़ के हिसाब से जो है पूरे महल में जो है व्यवस्था करनी होती है, और जो उनके महल के जो कर्मचारी हैं उनको भी वेतन देना होता है। जो उनकी सेनाएं हैं, सेना का वेतन या सेना का जो भी हथियार वगैरह हैं जो उन पर जो है खर्च वगैरह करना, और उनके जो क्षेत्र हैं जो उनका पूरा जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सभी जो है सभी का जो खर्च है वो राजकोष से ही प्राप्त होता था। तो देखिए जो राजकोष है वो उसे पहले से ही खाली मिला। खाली किस वजह से, आगे हम पढ़ेंगे। तो देखिए और युद्ध लड़ने के कारण जो है कर्ज का बोझ, वो जो लुई 16 था वो जो है कर्ज के बोझ से बहुत ज़्यादा दबा हुआ था। यानी कि उस समय जो है उसने जो है काफ़ी लंबे युद्ध भी लड़े थे, जिसके कारण जो है राजकोष जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और देखिए इसके बाद क्या हुआ था कि जो कर्ज का जो बोझ था वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। लुई राजा थे उसके शासनकाल में फिजूल खर्ची बहुत अधिक थी। अब मैंने आपको बता दिया कि फिजूल खर्ची किस प्रकार की होती है। राजाओं के शौक़ भी होते हैं। देखिए उनके बड़े बड़े जो महल हैं, रहने के स्थान उनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उस महल की जो है पूरा जो रख रखाव होता है, पूरी जो व्यवस्था करनी पड़ती है, उस पर भी जो है काफ़ी खर्च होता है। जो नौकरशाही जो राजा जिसको तैनात करती हैं उस पर भी जो है काफ़ी पैसा खर्च होता है। और प्रशासन में भी जैसे बहुत, जैसे सेना का रख रखाव है या जो युद्ध के लिए जो हथियार वगैरह हैं उन पर भी जो है काफ़ी जो है धन खर्च होता है। तो देखिए मतलब फिजूल खर्ची के साथ साथ कई बहुत सारी ऐसी जो मतलब खर्च भी थे जो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह का जो खर्च का जो दबाव है वो लुई 16 पर बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव डाल रहा था, और जो है उसका जो कर्ज है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। तो देखिए केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। खाने पीने की वस्तुएं जैसे पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी। इन लाइनों को समझिए बेटा। तो देखिए लुई 16 ने क्या किया, जब उसने देखा कि राजकोष खाली है और जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि जो फ्रांसीसी समाज है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग पादरी वर्ग था, जिस तरह से आपने भारत में भी देखा था कि जो हमारा प्राचीन समय में जो हमारा भारत है, हमारे भारत में क्या था, सामाजिक जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, वो 4 भागों में बटी हुई थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है शिक्षा देने का काम करता था,
पूजा अर्चना जैसे ये काम करते थे। और क्षत्रिय क्या था, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, ठीक है ना, प्रशासन जो शासन वगैरह करना, ये जो था क्षत्रियों का धर्म था। युद्ध लड़ना, शत्रुओं से अपने देशवासियों की जो रक्षा करना, ये क्षत्रियों का धर्म था। इसके बाद जो वैश्य होते थे वो व्यापार आदि करते थे, और शूद्र जो हैं वो इन तीनों वर्गों की जो है वर्णों की सेवा करते थे। तो इसी तरह जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। 3 वर्ग कौन कौन से हैं ये हम आगे भी पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको ओरली बता दूं। 3 वर्ग थे, पादरी वर्ग, दूसरा था अभिजात वर्ग, और तीसरा था जो आम लोग थे, आम लोग। अब इन्होंने क्या बताया, देखिए ये आपको जो है दिया हुआ है कि तीसरे स्टेट के जो आम लोग थे, केवल जो कर अदा करने का दबाव जो है वो लुई 16 ने इस तीसरे स्टेट के लोगों पर डाल रखा था। और देखिए जैसे कर होता है, एक जेन्युइन सा कर लिया जाता है, एक टैक्स। अगर आपकी गवर्नमेंट आपसे जो है नाजायज़ कर लेगी, नाजायज़ कोई टैक्स डालेगी, तो आप उसकी खिलाफत करेंगे ही। तो इसने जो लुई 16 ने यही काम कर रखा था कि उसने जो है तीसरे एस्टेट के लोगों पर जो है बेफजूल के कर लाद रखे थे। यानी कि आम जो जैसे खाने पीने की जो वस्तुएं होती है, जैसे पाव रोटी है, नमक टैक्स है, यानी बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जो आप अपनी एनसीईआरटी को जब रीड करोगे, जब आपको पता लग जाएगा। तो यानी कि जब एक गरीब इंसान, जो मतलब ऐसे लोग जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, मज़दूर हैं, मज़दूरी करके अपने घर का जो खर्च चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, या जैसे मतलब शिल्पकार हैं, बढ़ई हैं, लुहार, मतलब ये इस तरह की जो मतलब जो समाज का वो वर्ग जो जिसके पास अधिक धन नहीं है, तो ऐसे लोगों पर जब लुई 16 ने बहुत सारे टैक्स लाद दिए, तो इससे क्या हुआ, इससे जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी जो कीमतें हैं आसमान छूने लगी, और उसे प्राप्त करने के लिए लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं आने लगी। तो देखिए बच्चों, आपको जो है मेन समस्या का पता लग गया कि फ्रांसीसी क्रांति का मेन जो कारण था, मुख्य कारण वो क्या था। और मैंने आपको बता ही दिया था, ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने डिस्कस कर लिया है कि फ्रांसीसी जो समाज है वो किस तरह से जो है कितने भागों में बटा हुआ था, कैसा था वो समाज। तो देखिए 18वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी समाज है 3 स्टेटों में बटा हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। तो देखिए 3 स्टेटों में बटा हुआ था। तो प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग आता था। पादरी वर्ग जो चर्च, जो धार्मिक गुरु होते हैं क्रिश्चियन लोगों के, पादरी होते हैं जो चर्च की देखरेख करते हैं, धर्म कर्म के जो काम करते हैं, वो पादरी वर्ग, उसको मतलब वो पादरी वर्ग के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो दूसरा है द्वितीय स्टेट, उसके अंदर कुलीन वर्ग आते हैं। कुलीन मतलब जो अच्छे ऊंचे कुल के लोग होते हैं, जैसे राजा है, राजा के सगे संबंधी हैं, या जो राजा के जो मंत्री गण होते हैं उनमें जो ऊंची ऊंची उपाधियां प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, ये कुलीन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टेट है, अब देखिए तीसरे स्टेट में जो है कौन कौन आते हैं, देखिए बड़े व्यवसायी, यानी कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और जो व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनका अच्छा जो है व्यवसाय है। अदालती, यानी कि देखिए जैसे कोर्ट हैं, कोर्ट में जो वकील होते हैं, जज होते हैं वो, या जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, ये आते हैं। इसके बाद इनसे भी जो थोड़े से नीचे हैं, जैसे किसान हैं या कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, जैसे अब देखिए जो मतलब हाथ, जैसे कुम्हार भी होते हैं, लुहार भी होते हैं, जो मतलब शिल्पकार जिनको हम बोलते हैं, और जो कारीगर हैं, ठीक है, तो ये भी जो है तीसरे स्टेट के अंदर आते हैं। उसके बाद जो है इनसे भी जो स्थिति जिनकी बहुत ज़्यादा जो है बेकार है, वो कौन है, जैसे छोटे किसान हैं, या जो भूमिहीन किसान हैं, या जो मज़दूर लोग हैं, या जो मतलब जो छोटी मोटी नौकरी करने वाले हैं। अब देखिए जो लुई 16 ने जो टैक्स का जो बोझ है वो तृतीय क्षेत्र में, तृतीय जो क्षेत्र के लोग हैं, यानी कि एस्टेट के लोग हैं, उनके ऊपर डाल दिया था। अब देखिए जो बड़े व्यवसायी हैं, या जो व्यापारी हैं, या जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो तो दे सकते हैं इसको, लेकिन जो किसान हैं,
लेकिन छोटे किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, मज़दूर हैं, उन लोगों के लिए ये टैक्स अदा कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। तो आप देखिए इन पॉइंट्स के अंदर जो है हमने ये देख लिया मेन जो फ्रांसीसी क्रांति का मेन जो कारण है, वो हमने जो है इसमें पढ़ लिया कि किस तरह से जो है लुईस 16 जब शासक बना था तो उसके पास जो है उसके जो राजकोष में कोई भी पैसा नहीं था, उल्टा उसके ऊपर कर्ज था, और वो कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उसने जो है आम जनता के ऊपर, वो भी तीसरे एस्टेट के जो लोग थे उनके ऊपर जो है टैक्स का वज़न डाल दिया। तो देखिए इसको हम आगे ऐसे समझते हैं कि जो देखिए तीसरे एस्टेट हैं, तीसरा एस्टेट मैंने आपको बता दिया। तो देखिए पूरी आबादी में लगभग 90% जो लोग थे वो किसान थे, यानी फ्रांस में जो पूरी आबादी थी उसका 90% जो नागरिक था वो किसान था। लेकिन ज़मीन जो मालिकों की जो संख्या थी वो बहुत कम थी, यानी कि जिनके पास ज़मीनें होती थी उनकी संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। यानी कि देखिए राजा या राजा के कुल के लोग या जो पादरी वर्ग हैं, और तीसरे एस्टेट में जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, उनके पास जो है भूमि ज़्यादा थी। तो देखिए बच्चों, राजा ने एक ऐसी नाइंसाफ़ी कर रखी थी कि प्रथम दो एस्टेट जो कुलीन वर्ग हैं और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान कर दिए थे, जिनमें से उनके द्वारा राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट थी, यानी कि उनको किसी भी प्रकार का कर देना ही नहीं था। तो देखिए ये तो नाइंसाफ़ी होती है और ये पार्शियलिटी होती है, क्योंकि सही और अच्छा राजा कौन होता है? जिसकी नज़रों में सारी जनता एक समान होती है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि कुलीन वर्ग यानी अपने सगे संबंधी या अपने वंश के लोगों को, जो अमीर लोग हैं, देखिए जो पहले से ही अमीर है उसको टैक्स से मुक्ति दे दी है। पादरी वर्ग है जो जो धार्मिक कर्म जैसे काम करता है, और जो है पहले ही उसके पास जो है, अब आप देखिए मंदिरों में जिस तरह से कुछ लोग क्या करते हैं कि श्रद्धा के समान जो है चढ़ावा बहुत चढ़ाते हैं, पहले ही जो है उनके पास बहुत ज़्यादा धन होता है, लोग जो है पैसे को, आभूषणों को जो है श्रद्धा समान जो है मंदिरों में चढ़ाते हैं। तो अब देखिए जो पादरी वर्ग था उसको पहले से ही जो है दान के माध्यम से लगा लीजिए, या मतलब जो लोग मतलब भगवान में ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनको पहले ही जो है, उनको पहले ही बहुत ज़्यादा आमदनी है उनकी, यानी कि पैसा उनके पास पहले ही बहुत होता है, और इन्हीं लोगों को जो है राजा ने मना कर दिया टैक्स देने के लिए। तो यहाँ के जो कुलीन लोग थे अन्य सामंती विशेषाधिकार प्राप्त थे, जो किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। अब देखिए उनको मतलब करों से छूट थी, और साथ में विशेष अधिकार क्या था कि किसानों से वो सामंती कर वसूल करेंगे, जबकि जो किसान हैं अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों पर काम करना, सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण के लिए बाध्य थे। देखिए जो आम जनता थी, तीसरे एस्टेट के जो लोग थे, पहले से ही जो है क्या थे, वो पहले से ही उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक है ना। कुछ तो कर्ज़ों में दबे रहते थे क्योंकि उनके पास भूमियाँ नहीं थी, भूमिहीन किसान थे, मजदूरी करके अपना जो है जीवन यापन करते थे। ऊपर से जो है जो विशेष अधिकार प्राप्त करने वाले जो कुलीन वर्ग के लोग थे, वो उनके ऊपर जो है भिन्न भिन्न प्रकार के कर लाद देते थे। कर लादने के बाद जो है उन्हें इससे अलग जो है अपने स्वामियों की सेवा करनी पड़ती थी। स्वामियों की सेवा में जैसे घर की देखभाल करना, खेतों पे काम करना, और उन्हें जो है सैन्य सुविधाएं देना, यानी कि जब खेतों में काम करना हो तो खेत के मजदूर बन जाएं, और जब अगर बाहरी आक्रमण हो जाए तो सैनिक के रूप में सेवाएं देना। तो ये सभी काम जो है उनको करने पड़ते थे। साथ में जो है सड़कों का निर्माण करना, ये इन सभी कामों के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। तो अब यह आप देख सकते हैं कि इस ऐसे में वहाँ के लोगों की स्थिति क्या थी। देखिए जो कर्ज़ों में जो मतलब करों में डूबे हुए थे, साथ में जो है कोई मतलब उनके पास जो है अर्निंग का सोर्स नहीं था, ऊपर से जो है अत्याचार हो रहे थे वो अलग हो रहे थे। तो ऐसे में जो है आम जनता वो क्रांति करेगी ही। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि जब लोगों को परेशानी ज़्यादा होती है तो वो अपने लिए जो है आवाज़ उठाते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं। तो यही काम कुछ हुआ था फ्रांस की क्रांति में। तो देखिए फ्रांस की क्रांति, इन टॉपिक्स के माध्यम से आप जो है मेन मुद्दे को समझ ही गए होंगे, और ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे।
इसके बाद के जो नेक्स्ट पॉइंट हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।